पीयूष पारे। आज जिस मुद्दे को लेकर हम युवाओं की टोली के साथ में आपके बीच मौजूद हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है जो इंदौर से लेकर राजधानी दिल्ली तक गरमाया हुआ है। जी हाँ, बात होगी आज शिक्षा के मंदिर की, कॉलेज कैंपस की, यूनिवर्सिटी कैंपस की। आखिर क्यों हमारे शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के अलावा मुद्दों पर बहस शुरू हो जाती है, कई बार मुद्दों को लेकर जंग भी छिड़ जाती है। हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो चर्चाओं में रहे और जिसे लेकर तमाम जो राजनीतिक उठापटक है वो भी देखने को मिली है और बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला है। दरअसल इंदौर के लॉ कॉलेज में जिस तरह से पुस्तकों को लेकर विवाद छिड़ा, विवादित पुस्तकों को लेकर जो तमाम बातें निकल कर आई, उसको लेकर लंबी बहस भी छिड़ी। लेकिन इस बहस के पीछे के कारण क्या रहे, इन पर भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कॉलेज कैंपस में शिक्षा के अलावा इन चीज़ों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। आज बात इसी मुद्दे को लेकर करेंगे और युवाओं से जानेंगे कि आखिर आजकल का युवा क्या सोचता है इन तमाम चीज़ों को लेकर, और आखिर शिक्षा नीति और जो पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या बदलाव है आने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर के अंदर जो गरिमा है वो कायम रह सके। सबसे पहले आज हम आपका परिचय करवाएंगे युवाओं की इस टोली से। आज जो हमारे साथ में तमाम युवा जुड़ रहे हैं उनसे एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं और उसके बाद में इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम है मयंक शर्मा, मैं हूँ अधिवक्ता। जी, मैं प्रबल भार्गव, मैं भी अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम उन्नीत झांझरी है, मैं 5th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और साथ में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम नंदिनी पाटीदार है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम नम्रता शर्मा है और मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विनय जोशी है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, साथ में सोशल वर्क का काम भी करता हूँ। मेरा नाम गौरव संचार है और मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। चलिए, तो ये है आज की हमारी युवा टोली और बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे मयंक से। मयंक, क्या मानते हैं आप, शिक्षा का मंदिर और ख़ासतौर पर जब यूनिवर्सिटी कैंपस की हम लोग बात करते हैं या फिर कॉलेज कैंपस की बात करते हैं, तो शिक्षा के अलावा आखिर ये मुद्दे क्यों हावी नज़र आते हैं और आजकल का युवा आखिर क्या सोचता है इन मुद्दों को लेकर? जी देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचार इस पर ये कहते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि किसी दीवार पर अगर हम किसी टेनिस बॉल को फेंकेंगे तो वो उतनी ही रफ्तार से वापस आएगी जितनी रफ्तार से हमने फेंकी है। कहने का तात्पर्य है, जब कुछ व्यक्ति विशेष लोग किसी विशेष विचारधारा के साथ कार्य करेंगे, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने एजेंडे को साबित करने का प्रयास करेंगे, अपनी विचारधारा को हावी करने का प्रयास करेंगे और भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति और पुरातन संस्कृति को खोखला करने का प्रयास करेंगे, तो ये तय है कि जो छात्र हैं, जो उसको देख रहे हैं, जो वर्तमान में सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, उस पर रिएक्ट करेंगे। और जब चीज़ें इतनी हावी होने लगती हैं कि वो हमारे इतिहास को बदल कर बताने लगते हैं, सरकारों पर आरोप लगाने के रास्ते से वो राष्ट्र पर आरोप लगाने लगते हैं, राष्ट्र को खोखला बताने लगते हैं, खाते देश का है पर गाते दूसरे देश का करने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है। आज का युवा जागरूक युवा है, चीज़ों को समझता है, जानता है, तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देगा। और जब प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आएंगी तो विषय बढ़ेंगे। शिक्षा के अलावा भी कई चर्चाएं होंगी जो कहीं ना कहीं विषयों को बड़ा करेंगी और राष्ट्र के चर्चाओं का विषय भी बनेगा। जी हाँ, प्रबल, आपसे जानूंगा कितना आप जायज़ मानते हैं इन तमाम मुद्दों को, क्योंकि मुद्दे तो हैं जैसा मयंक कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या शिक्षा के मंदिर में ऐसा कोई पॉलिसी होनी चाहिए, एक अनुशासन का वातावरण बने, एक ऐसा माहौल बने कि ये मुद्दे उतनी जो है वो मुझे लगता है तेज़ी से आगे ना बढ़े? मेरे व्यू जो ओपिनियन है इस सब चीज़ों को लेके, मैं पूर्व में स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने छात्र राजनीति भी की है एक समय। बाकी मेरा सोचना ये रहता है कि शैक्षणिक संस्था में केवल शिक्षा ही दी जाए तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि वहाँ पे जब स्टूडेंट एक स्कूल से आके कॉलेज में एडमिशन लेता है तो बिल्कुल एक कांच का बर्तन रहता है मेरे हिसाब से। उसको आप जिस तरह से ढालना चाहेंगे वो वैसा ढल जाएगा। अगर कॉलेज में आके उसका भविष्य कॉलेज के बाद ही तय होता है, मेरा मानना ये है। वो भले ही लॉ स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो या कहीं भी हो, अगर वो वहाँ पे जाके सामाजिक राजनीति में उलझ जाएगा या जो देश के बिल्कुल ऐसे विषय हैं जिन पे स्टूडेंट को कभी सोचना भी नहीं चाहिए, उन चीज़ों में जाके उलझ जाएगा, तो उसका जो भविष्य है, जिसकी भूमिका देश निर्माण में है, और हमारा आज का जो युवा है, जो
पुराने लोग हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया इस देश को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में, उन लोगों की भूमिका पे एक तरह से यह है कि ये सब चीज़ें पानी डालती हैं। यूथ को जिस टारगेट को उसने फिक्स किया है उसकी तरफ ही डाइवर्ट रहना चाहिए। और इस चीज़ में सबसे अहम भूमिका हमारी सरकार को भी ये निभानी चाहिए कि जितनी राजनीतिकरण अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चालू हो गया। जेएनयू का विषय आया, जेएनयू में कोई स्टूडेंट है, एक क्लास में 60 बच्चे रहते हैं, वो 60 कभी एक कास्ट के नहीं हो सकते और वो मान भी नहीं रखता। वहाँ ये मायने रखता है कि हाँ हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब यहाँ सीखने आए हैं। तो मेरा ये सोचना है कि राजनीतिकरण करना शैक्षणिक स्कूल में, जिसको हम मंदिर कहते हैं, जहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और जहाँ से हम कुछ बन के निकलते हैं, तो वहाँ पे राजनीतिकरण करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर बात आपने कही है। उन्नीत आपसे जानेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, और कैसे आप देखते हैं, क्या फोकस्ड नहीं है स्टूडेंट्स? ये जब मुद्दे होते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है स्टूडेंट्स का, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, जब ऐसे मुद्दे किसी शैक्षणिक संस्था में बाहर आते हैं तो स्टूडेंट्स का ध्यान भटकता भी है। लेकिन जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जब हम व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे आना ज़रूरी भी है जिसके बारे में स्टूडेंट्स राष्ट्रहित में सोचें। अब जैसे इंदौर की ही मैं बात करूं तो जीएनएलसी का जो मुद्दा हमारे सामने आया है, तो उसमें स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरीज में जाकर उन किताबों को खंगाला, उन्हें पढ़ा और उसके बाद उनकी आंखें चौकन्ना रह गई कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में हमें कैसी शिक्षा दी जा रही है। हम राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं लेकिन राष्ट्र का इतिहास जब पढ़ने लगते हैं तो जो किताबें हमारी लाइब्रेरी में रखी है वो हमें कोई दूसरा ही इतिहास पढ़ा रही है। तो ऐसे मुद्दों पर स्टूडेंट्स का सजग सचेत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम व्यक्तित्व के निर्माण पर फोकस करते हैं, व्यक्ति के निर्माण पर नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। नंदिनी, आपसे जानेंगे, क्या मानती हैं आप, क्या सोच रखती हैं? कॉलेज लाइफ, ऐसा कहा जाता है कि, जैसा प्रबल ने कहा है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी भी व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो वो कितना प्रभाव डालते हैं एज ए स्टूडेंट? सर, एज ए स्टूडेंट्स प्रभाव बहुत डालते हैं। और सर, मेरा मानना यह है कि विद्यार्थी का तो कोई धर्म नहीं होता है। जी बिल्कुल सही कहा। ना विद्यार्थी का सिर्फ एक धर्म होता है, विद्यार्थी धर्म। और यदि शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदू और मुस्लिम या अन्य जैसे भी धर्म से ट्रीट करेंगे तो सर ऐसा माहौल बनना तो स्वाभाविक सी बात है। तो यदि शिक्षक विद्यार्थियों को विद्यार्थी के धर्म से ट्रीट करेंगे तो सर शिक्षण संस्था में ग्रोथ पॉसिबल है। तो सर ये सब बंद होना चाहिए, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को विद्यार्थी धर्म से ही जोड़ रखे। और सर धर्म के अलावा एक और बात कि सर जैसे हम देखते हैं कि कई कॉलेजों में शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है। सर विद्यार्थी शिक्षक अपना कर्तव्य समझते हैं कि पैसा कमाना कर्तव्य उनका। सर ये अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद हो जाएगा तो सर शिक्षण व्यवस्थाओं में ग्रोथ बहुत पॉसिबल बेहतर होगा। चलिए आदित्य, आपसे जानेंगे, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि इस जो है विवाद को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन बतौर स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों को लेकर? और अगर देखा जाए तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है बतौर एक स्टूडेंट पर? जी निश्चित रूप से, जैसे भी जब ये मुद्दे सामने आते हैं केवल उस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर नहीं, कि आजू बाजू और पूरे देश के सभी छात्रों के ऊपर ही असर डालते हैं। जैसे भी जेएनयू में घटना हुई, जेएनयू के हॉस्टल की दीवारों पर लिखा था ब्राह्मण भारत छोड़ो, पनिया भारत छोड़ो, तो केवल जेएनयू तक ही मुद्दा नहीं रह गया, ये पूरे देश में फैला। और साथ ही साथ जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे तो धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जो शिक्षा होती है इसको ओपिनियनेटेड भी नहीं होनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये मुद्दा है और ओपिनियन छात्रों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या ओपिनियन बनाना है। इसी से, क्योंकि यही कारण है कि आज का युवा चिंताशील है, चिंतनशील नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए नम्रता, आपसे जानेंगे। जो कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारे राष्ट्र का निर्माण कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमारा भविष्य तय कर रही है, नींव रख रही हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हाँ, ज़रूरी है कि वो युवा जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक रहे इन चीज़ों को लेकर, किंतु वह अपने व्यक्तिगत कारणों से इससे जुड़े, वो मुझे उचित नहीं लगता। हाँ, वो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए इन चीज़ों से यदि जुड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उचित भी है और ज़रूरी भी है, पर वो एक सीमा तक ही ठीक है। और मेरा मानना यह है कि हमारा भविष्य इन कॉलेजेस, इन स्कूलों के तहत तय हो रहा है, तो इन्हें पूर्णतः राजनीति से दूर रखा जाए। और हम कहीं ना कहीं पहले ही जो अंग्रेज़ आए या इनके कारण हम हमारा जो एक पौराणिक जो ढांचा था शिक्षा का, उसे कहीं ना कहीं खो चुके हैं। हम वैसी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे जो असल में हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो उसे
हम पहले ही खो चुके हैं, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है। उसमें हम राजनीति या ऐसे कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और नीचे या निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि जो सभी धर्म के लोग हैं उन्हें एक साथ समानता के साथ रहें। वो किसी भी प्रकार के किसी धर्म के विरोध में ऐसे शब्द या ऐसी चीज़ें ना कहें जिससे कि वह जो छात्र है उस धर्म का, वह इतना नीचा या ऐसा महसूस करे कि वो अपनी शिक्षा को छोड़कर किन्हीं और ही कारणों पे, किन्हीं और ही चीज़ों पर ध्यान देने लग जाए। तो राजनीति से दूर रहें और अपने विकास पर ध्यान दें। चलिए विनय, क्या मानते हैं आप, कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ा चिंतनीय विषय है और जैसा ये भी कहा जा रहा है कि नम्रता ने कहा है कि ये फोकस्ड कहीं ना कहीं फोकस खो देता है स्टूडेंट, तो क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत वो भूमि है जिसने विश्व को शून्य दिया, और शून्य ही प्रारंभ है और शून्य ही अंत है। तो स्टार्टिंग भी हम ही कर रहे हैं, एंड पे भी हम ही जा रहे हैं। पूरे विश्व का सबसे अगर ब्रिलियंट माइंड किसी के पास है तो वो हिंदुस्तान के पास है। और हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति बड़ी अच्छी है, मगर उस शिक्षा पद्धति के अंदर जो राजनीतिकरण हो चुका है, जो कॉलेजों में चुनाव हो रहा है, जो एक विचारधारा थोपी जा रही है कि भारत यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे गलत है, कांग्रेस की विचारधारा है कहती, भाजपा की विचारधारा है कहती, अन्य दलों की विचारधारा है कहती। अगर हम स्कूल के अंदर हैं, हम कॉलेज के अंदर है, हम किसी शिक्षण संस्थान के अंदर है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम जिस टॉपिक के लिए, जैसे मैं विधि की पढ़ाई करता था, तो कि विधि की पढ़ाई में कैसे अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, उसका ज्ञान में कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्जित कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार की जो चीज़ें ध्यान डाइवर्ट तो करती है। चलिए, ध्यान डाइवर्ट करती है। गौरव, आप क्या मानते हैं, कितना सहमत हैं आप विनय की बात से? देखिए, ऐसा है कि जो छात्र जीवन है वो संपूर्ण जीवन का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो संपूर्ण जीवन है उसकी नींव छात्र जीवन में तैयार होती है। अब जब नींव ही खोखली होगी तो संपूर्ण बिल्डिंग को खोखला होना तो स्वाभाविक है। और जब हम छात्र जीवन में हम ऐसी विचारधाराओं से जब हम परिचित होंगे तो हम क्या चाहते हैं, हम देश के भविष्य को खोखला बनाएं। और दूसरी बात यह है कि हम विधि के छात्र हैं। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, और जब वहाँ विद्यालयों में ऐसी धर्म की राजनीति होगी तो हम छात्रों को संविधान पढ़ाने की क्या अपेक्षा कर सकते हैं। चलिए, बहुत मुझे लगता है कि ये विषय गंभीर भी है। अब आगे बढ़ूँगा, मैं फिर से शुरू करूँगा कि आखिर इन तमाम चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है और आप क्या मानते हैं, ऐसे क्या सुझाव हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सुधार की गुंजाइश है जो इन तमाम मुद्दों से छात्रों को दूर रख सके, और एक हम जो यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात करते हैं, शिक्षा नीति की बात करते हैं, उसको बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं अंजाम दे पाएँ, और वो एक भारत की जो संस्कृति रही है, यहाँ की शैक्षणिक पद्धति जिसका डंका देश और दुनिया में माना जाता है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर कहा जा सके तो उसको उस संकल्प के साथ में आगे बढ़ाया जा सके। क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है और क्या बेहतर इसमें सुधार की गुंजाइश है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको हमारी शिक्षा नीति को और मजबूत करना है, अगर हम विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी शिक्षा नीति को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें उन गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाना होगा जो ऐसी स्थिति को निर्माण करती हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय के, किसी महाविद्यालय के परिसर में विवेकानंद की मूर्ति के ऊपर कालिख लगेगा तो वहाँ के छात्र उस पर प्रतिक्रिया देंगे, ये तय है। अगर किसी शिक्षा व्यवस्था में इतिहास को पढ़ाने के बहाने वीर सावरकर और भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाएगा तो निश्चित है कि वहाँ के छात्र उस पर प्रतिक्रिया देंगे, और स्वाभाविक सी बात है, उस पर प्रतिक्रिया देनी भी आवश्यकता है। तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर इतिहास का कोई सा पृष्ठ है तो उस पृष्ठ को शब्दशः हमको पढ़ाना चाहिए, उसमें हमें अपने व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति के परिचय को हम दे रहे हैं, अगर हम भगत सिंह के परिचय को दे रहे हैं, अगर हम वीर सावरकर के परिचय को दे रहे हैं, तो हमको उसमें अपने व्यक्तिगत विचार के हिसाब से नया निर्माण नहीं करना चाहिए, अपनी चीज़ों को नहीं बदलाव करना चाहिए। और जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा नीति को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अंदर ही अंदर खटमल की तरह खोखला करते हैं। और वो ऊपर से तो अच्छी दिखती है, जो मेकाले की पद्धति ऊपर से तो हमको चमकती धमकती दिखती है, पर जब हम अंदर जाके देखेंगे तो हमको वो कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रही है। हम विश्वगुरु बनने की क्षमता कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर होती जा रही है। दूसरा एक इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमको भारतीय व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था के अनुकूल चलाना है तो संविधान के विषय की बात आई तो हमको प्रत्येक छात्र को ये समझाना होगा, और जब हम आगे तब बढ़ पाएंगे जब भारत का प्रत्येक छात्र, भारत का प्रत्येक युवा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति संविधान की उसकी पहली पंक्ति से स्टार्ट करेगा कि हम भारत के लोग, ना कि किसी जाति व्यवस्था से, ना कि किसी धर्म व्यवस्था से, ना कि किसी एजेंडे से, ना किसी कम्युनिस्टवाद को
अग्रसर करने से, ना किसी व्यक्ति विरोध के विरोध से। तो इन चीज़ों से जब हम ऊपर उठेंगे और मात्र शिक्षा की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और विश्वगुरु बनने का में अगर हमको 100 साल लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका समय कम करेंगे और जल्दी से जल्दी हम विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रबल, आपकी तरफ बढ़ूंगा कि जिम्मेदारी हमारी भी है, एक बतौर युवा, एक स्टूडेंट, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस तरफ आगे बढ़ाएं जिससे ये कहीं ना कहीं चीज़ें सामने ना आए। क्या मानते हैं आप, कितनी जिम्मेदारी अब युवाओं को भी निभानी पड़ेगी? युवाओं को किस तरीके से अपने कदम इस तरफ आगे बढ़ाने पड़ेंगे? सबसे पहली बात तो आज के युग में बहुत सारी चीज़ें जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ डाइवर्ट हो चुकी थी, अब धीरे धीरे यह है कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी मोबाइल के माध्यम से, एक मतलब मोबाइल के दुष्परिणाम बहुत सारे हैं, बाकी एक उसका परिणाम ये अच्छा है कि आज युवा जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज़ करता है। उस पर आज हमारी पौराणिक कथाएं, छोटे छोटे क्लिप्स या रामायण के छोटे छोटे क्लिप्स या महाभारत के छोटे क्लिप्स या अच्छे विचार या अपने गीता में जो उपदेश दिए हैं वो आज सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की इच्छा रखता है, वो पोस्ट करता है। ये एक हमारे देश में परिवर्तन है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात, युवाओं की भूमिका, तो आज की तारीख में अगर देश को अपन को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे अहम भूमिका ही युवा की है, क्योंकि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा का जो परसेंटेज है वो इंडिया में है। और युवा जिस तरफ डाइवर्ट होगा उस तरफ देश जाएगा। बाकी मेरी भूमिका जिस नाते है कि यार मैं, मेरे साथ में जो युवा पढ़ रहा है या जो युवा आगे वकालत करने आ रहा है, वकालत के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में मेरे साथ काम कर रहा है, तो उन तक मैं अच्छे विचार पहुंचा पाऊं और जो हमारे देश की संस्कृति नहीं है, जिसको हम कहीं ना कहीं उपभोग कर रहे हैं, उसको उनसे छुड़वा के अपनी संस्कृति ग्रहण करवाऊं। यही मैं बताना चाहूँगा कि उसके माध्यम से ही हम देश को विश्वगुरु, हमारे देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। चलिए उन्नीत, आपसे जानेंगे क्या लगता है युवाओं की क्या जिम्मेदारी समझते हैं आप, और जिस तरीके से ये माहौल, वातावरण बन रहा है उस बीच में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? युवाओं की भूमिका की बात यदि मैं करूं तो हिंदुस्तान के निर्माण में और हमारी देश की आज़ादी में भी युवाओं की काफ़ी भूमिका रही है। अब यदि हम बात करते हैं कि देश को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, तो वो ये कार्य सिर्फ एक युवा ही कर सकता है। लेकिन युवा को एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इन विषयों पर तो ध्यान दे, लेकिन वो अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य से ना भटके। बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक तरफ ध्यान दे रहे हो तो आप दूसरी तरफ देखे ही ना। अगर आप ऑलराउंडर नहीं होगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आज हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की भी हम बात करें तो ऑलराउंडर की ही समस्या फेस कर रहे हैं। तो हमारे देश के युवाओं को जो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे ऑलराउंडर बनना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ देश की बात करो, राष्ट्रभक्ति की बात करो, आंदोलन करो, नारेबाजी करो, ये सब तो करो, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय और जिस वजह से आप कॉलेजेस में जा रहे हो उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्योंकि अंतोगत्वा आपकी पढ़ाई ही है जो आपके भविष्य का निर्माण करेगी और इस देश का निर्माण करेगी। चलिए नंदिनी, आप क्या मानती हैं, किस तरीके से बतौर स्टूडेंट क्या भूमिका रहनी चाहिए? क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी थोप देते हैं कि ये टीचर्स की गलती है, प्रोफेसर्स की गलती है या प्रबंधन की गलती है, लेकिन बतौर स्टूडेंट्स की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या मानती हैं आप? जी सर, जैसे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, उनका जो गोल है उसके प्रति एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सर जैसे हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सर लेकिन हमें इसमें बदलाव करना होगा कि व्यवस्थित पढ़ेगा इंडिया तो व्यवस्थित बढ़ेगा इंडिया। और सर व्यवस्थित पढ़ेगा इंडिया से मेरा मतलब है कि बच्चों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। जैसे सही ज्ञान मतलब जो ऐतिहासिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, वो एकदम सही मिलना चाहिए, जिससे शिक्षण संस्थानों में एक अच्छा ग्रोथ होगा और वही बेहतर बनेगा। सर मेरा ये कहना है। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक प्रोफेसर्स की भूमिका भी मुझे लगता है कि उतनी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक बेहतर शिक्षक अगर हो तो किसी भी विद्यार्थी का जीवन मुझे लगता है कि संवर सकता है। क्या मानते हैं आप? जी निश्चित रूप से शिक्षक जो है समाज का आईना होता है और 3 तबके के लोगों को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। एक होता है जज, एक होता है पत्रकार और एक होता है टीचर। अगर ये तीनों ओपिनियनेटेड हो गए, ये किसी विचारधारा से प्रभावित होंगे तो निश्चित ही रूप से छात्र भी प्रभावित होंगे और छात्र जो युवा शक्ति है वही देश का भविष्य होता है। चलिए नम्रता जी, नम्रता क्या मानती हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? जिम्मेदारी आखिर हमारी भी है बतौर स्टूडेंट्स और इसके साथ में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, शिक्षक हों, उनकी भी एक भूमिका कहीं ना कहीं होती है कि वो इन चीज़ों को लेकर उसी तरीके से आगे बढ़ें कि बेहतर कहीं ना कहीं समाज का बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सके।
देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब हमें आज़ादी मिली या सब हुआ, तो जो हमारी शिक्षण व्यवस्था थी वो हमने वही अडॉप्ट कर ली जो कि लॉर्ड मैकॉले ने हमें तोड़ने के लिए और हमें गुलाम बनाने के लिए दी थी, वही हमने अडॉप्ट कर ली। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पद पर बैठे लोग जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं भी जिम्मेदार हैं कि इसे बदला जाए और इसे जिम्मेदार नागरिक बनाने वाले जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षा व्यवस्था है, उसे स्थापित किया जाए। वहीं जब हम आते हैं प्रोफेसर्स की बात पे, तो प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये समझे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है जो पढ़ रहा है उसके ऊपर। और फिर जो पढ़ रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वह सही है या नहीं, उसे अंधभक्ति के साथ मतलब फॉलो ना किया जाए, उसे समझा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। सभी के पास अपना अपना रीजनिंग है, अपना अपना समझदारी है, तो वे उस हिसाब से समझें कि हमें क्या लेना है और क्या हमें छोड़ देना है। तो इस हिसाब से मतलब पढ़ने वाले से लेके पढ़ाने वाले तक और पढ़ाने वाले को नियुक्त करने वाले तक सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए जो लोगों को आगे ले जाने के लिए बने। ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें गुलामी की तरफ हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं कि हम गुलामी में ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हम गुलाम बने, पर गुलामी के लिए कैसे लड़ाई की, किन्होंने लड़ाई की, उन्हें हमें पढ़ाया नहीं जाता। तो वो आज पढ़ाया जाए और बदला जाए। चलिए, क्या लगता है विनय, आपको शिक्षा व्यवस्थाओं में कितना सुधार की गुंजाइश आपको लगती है कि ये बेहतर समाज का एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें? व्यक्तित्व का निर्माण तो तभी हो जाता है कि जब किसी माँ की कोख से एक बेटा हिंदुस्तान में पैदा हो जाता है तो एक व्यक्तित्व लेके ही पैदा होता है। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कहा जाता है कि ये वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। तो सर्वोच्च पदों पर तो हमारे लोग हैं विश्व में। जो ब्रिटेन के लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करा, आज हमारा ही व्यक्ति उनके ऊपर राज कर रहा है। तो बात ये है कि जो यूरेनियम है, जो हमारा साक्षात्कार चीज़ है, उसमें हम लोग ही उसको दूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की तो आवश्यकता है, और सुधार की आवश्यकता इस बचपन से, जैसे एक माँ एक बच्चे को सिखाती है तो बच्चा वैसा सीखता है, वैसे स्कूल में जाता है, जैसे एक टीचर सिखाती है वैसा सीखता है। और जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा कि एक शिक्षक के ऊपर एक विचारधारा नहीं थोपी जा सकती, एक किसी वो उसमें बाध्य नहीं रह सकता, तो वैसे शिक्षक का भी काम ये है कि एक जिस सब्जेक्ट में वो उसको एक नई ऊर्जा से एक नई दिशा देगा तो हिंदुस्तान अपने आप में और आगे तरक्की करेगा, और तरक्की तो कर ही रहा है। चलिए गौरव, आपसे जानेंगे क्या मानते हैं आप, शिक्षा की जो नीति है, व्यवस्था है, उसमें कितना और सुधार की गुंजाइश है? ऐसे कौन से वो बिंदु हैं जिन पर और काम करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, जो शिक्षा है मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से राजनीति से परे, धर्म से परे होना चाहिए। जो शिक्षा है, यह माना जाता है कि जो गुरु की छवि है वो छात्र में दिखती है, जैसा गुरु होगा वैसा छात्र होगा। और हमारी संस्कृति में भी हम गुरु को देव के समान पूजा जाता है, बोला जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो जिस प्रकार गुरु हमें आचरण करेगा उस प्रकार शिष्य भी आचरण करेगा। तो हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार होना चाहिए कि एक शिक्षक को मात्र शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ाना चाहिए और एक छात्र को मात्र शिक्षा के उद्देश्य से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, तो ये शिक्षा व्यवस्थाओं की बात हो रही है, और इसके साथ में तमाम जो युवा हैं उनका भी यही मानना है कि जो तमाम शिक्षा की व्यवस्था है फ़िलहाल मौजूदा दौर में, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर और बेहतर करने की आवश्यकता है। मयंक, आपसे मैं कंक्लूड करूँगा कुछ और एक दो सवाल के बाद में। क्या मान रहे हैं आप, एक बतौर जो सामंजस्य एक दौर में रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट एक टीचर के बीच में गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है, और शायद यही वजह रही है कि एक कम्युनिकेशन गैप है। और मुझे लगता है कि वो एक्टिविटियां भी अब बंद हो चुकी है कॉलेजेस में, जिनको लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और आगे काम करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी वजह है कि इन तमाम मुद्दों के पीछे लगातार इन मुद्दों को बढ़ावा मिलता है। क्या वो कम्युनिकेशन गैप को आप बड़ी वजह मानते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप बड़ा है, और एक जब हम शब्दों का हेर फेर समझेंगे तो हमें उसकी गहराई समझ में आएगी। आज वर्तमान में हमको शिक्षक पढ़ा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में गुरु की कमी है। जब शिक्षक गुरु बनने लगेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सरल होती जाएंगी। शिक्षक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक विषय पे अपने विचार रखता है, उसको समझाता है, डिस्क्राइब करता है, पढ़ाता है, परंतु गुरु की भूमिका काफ़ी बड़ी होती है। गुरु क्या करते हैं, पूरे जीवन काल के लिए चीज़ों को समझाते हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस शिक्षा का जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, जीवन में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं,
वो बताते हैं। और जब छात्रों को आवश्यकता पड़ती है, शिष्यों को आवश्यकता पड़ती है, तो गुरु से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन लेते हैं। तो मार्गदर्शन वाली कमी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर रही है, छात्रों के प्रति भी वो भाव आना चाहिए। छात्रों में भी वो कमी है कि वो शिक्षक को शिक्षक के तौर पर ले रहे हैं, अपने मार्गदर्शक के तौर पर नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के लिए वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, बाकी चीज़ों तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो वो आना चाहिए। परंतु एक प्रश्न चिन्ह अभी भी मैं खड़ा करना चाहूँगा कि अगर कहीं ना कहीं कमियां आएंगी तो छात्रों को भी मजबूत होना पड़ेगा। सवाल उठेंगे। हाँ, 4 पंक्तियां मुझे ध्यान में आती हैं कि अपने अस्तित्व बचाने को अपनों से लड़ना पड़ता है, और जब भीष्म अधर्म के रक्षक हो तो अपनों को भी अर्जुन बनना पड़ता है। तो वो चलिए, मुझे ध्यान बिल्कुल में आती है। ये बहुत मुझे लगता है कि मैं आपने कहा, प्रबल आपकी तरफ बढ़ूंगा। किताबी ज्ञान के साथ में नैतिक ज्ञान कितना आवश्यक है मौजूदा दौर में, आप क्या मानते हैं? किताबी ज्ञान के साथ में सबसे अहम भूमिका जो जीवन में रहती है वो नैतिक ज्ञान की ही रहती है। नैतिकता का पाठ कितना आवश्यक? नैतिकता का पाठ आज की जनरेशन को इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि फर्स्टली नैतिकता मतलब मॉरलिटी से ही डिसाइड होगा कि वो उसको मतलब जो यूथ है वो उसका इंस्पिरेशन खुद का किसको बनाता है। बिल्कुल सही कहा। ये मॉरलिटी से ही डिपेंड करेगा। शैक्षणिक संस्था तो आज हम विधि की पढ़ाई करते हैं, जब हम विधि का ज्ञान लेते हैं कॉलेज में और वहाँ से जब हम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो शैक्षणिक ज्ञान है वो तो एक उपयोगी रहता है। बाकी अहम भूमिका जब इंटर्नशिप करने व्यक्ति प्रैक्टिकली जाता है कोर्ट में, जब उसको अनुभव होती है कि प्रैक्टिकल अनुभव इस समाज में रहने का क्या है, उसी तरीके से आपको किताब जो है, कॉलेज जो है, वो उस कोर्स की जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका ज्ञान दे सकती है। बाकी नैतिकता जो रहेगी वो अपने परिवार में माता पिता या अपने गुरु या जो अपने वरिष्ठ हैं जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हैं उनसे ही आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है और समय का अभाव भी है आज, चूँकि तमाम युवाओं ने अपनी बेबाकी के साथ बात रखी है। और जिस तरीके से इन शैक्षणिक संस्थाओं में और ख़ास तौर पर कॉलेज कैंपस में ये आजकल बहस भी लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके के मुद्दे हावी नज़र आ रहे हैं, उस बीच में कहीं न कहीं ना सिर्फ स्टूडेंट की जिम्मेदारी है बल्कि शिक्षक, एक गुरु की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है, जिससे कहीं न कहीं यहाँ पर बेहतर कल का और बेहतर कहीं न कहीं यहाँ पर युवाओं को शिक्षा दी जा सके। इस तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पर ये युवा अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ में, युवाओं की नई टोली के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।